उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा की प्रोबेशनरी अधिकारी ओसिन शर्मा ने कहा कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है तो दूसरी ओर बेटियां घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं। वह भी उन बेटियों में से एक है जो अपने पति और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा प्रताड़ित व घरेलू हिंसा से पीड़ित है। उसके पति और धर्मशाला के वर्तमान विधायक विशाल नहरिया द्वारा उसे अभी दिमागी तौर पर मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। जिस तरह उनके पति को पूरे स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है, वैसे ही अधिकार उन्हें भी है। ये बातें हिमाचल प्रदेश के स्मार्ट सिटी धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक विशाल नहरिया की पत्नी ओसिन शर्मा ने कहा है। ओसिन शर्मा ने कहा कि जिस तरह उनके पति को पूरे स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है, वैसे ही अधिकार उन्हें भी है, लेकिन उन्हें परेशान करने से वो लोग बाज नहीं आ रहे, जिससे वह दायित्व सही तरीके से नहीं निभा पा रही हैं। ओसिन ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग करते हुए कहा है कि धर्मशाला में सत्ता के दुरुपयोग को रोका जाए, जो जनता के सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। ओसिन शर्मा ने बिलासपुर में पत्रकारों से इस मुद्दे पर बेहद भावुक होते हुए गत वर्ष जून माह में उनके साथ उनके पति और परिवार के सदस्यों द्वारा न केवल उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया गया था, बल्कि मारपीट भी की गई थी। उसके बाद उन पर पुलिस में की गई एफआईआर वापस लेने का दबाव डाला गया। उन्होंने इसलिए एफआईआर वापस ली थी क्योंकि उन्हें उनके पति ने 10 वर्ष तक तलाक नहीं देने की बात कही थी। हालांकि यह मामला अभी न्यायालय में लंबित है, फिर भी उनके पति द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। ओसिन ने कहा कि इस मामले पर उनके पति द्वारा मीडिया में जो बयान दिया गया था, उस पर बाद में उनके पति मुकर गए थे, जिससे उनका सफेद झूठ पकड़ा गया था। उन्होंने कहा कि जब वह जोगिंदरनगर व हमीरपुर में प्रोबेशनरी पीरियड पर कार्यरत थीं, तो भी उनके पति द्वारा वहां पर आकर उन्हें परेशान करने का प्रयास किया जाता था। यही नहीं, हिप्पा में प्रशासनिक अधिकारी के प्रशिक्षण के दौरान भी उन्हें बेवजह तंग किया गया। हिप्पा में बेवजह तंग करने के लिए उन्होंने शिमला में ढली थाने में शिकायत दर्ज करवानी पड़ी थी। ओसिन ने आरोप लगाया कि उनके पति द्वारा उनके खिलाफ सत्ता का दुरुपयोग किया जा सकता है। वह इस संबंध में लोगों को जागरूक कर सच्चाई सामने रखना चाहती हैं। ओसिन ने कहा कि सही जागरूकता की कमी के कारण आज समाज में कितनी महिलाएं और बेटियां घरेलू हिंसा की शिकार हो जाती हैं और वह डर के कारण कुछ बोल भी नहीं पाती। उनके साथ जब यह घटना हुई थी, तब उन्हें समाज का समर्थन मिला था। उन्हें उम्मीद है कि अब भी लोग उनका साथ देंगे, क्योंकि हम सभी को स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग करते हुए कहा कि धर्मशाला में सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की जा रही है। मनदीप राणा की रिपोर्ट। उसी प्रकार मुझे भी मेरी छोटी सी नौकरी में डिग्निटी के साथ रहने का पूरा हक होना चाहिए। तो फिर मेरे पल्ले ये स्टॉकिंग क्यों, मेरे पल्ले ये हैरेसमेंट क्यों, मेरे पल्ले ये मेंटल एगनी क्यों? क्या मुझे हक नहीं है कि मैं भी रिस्पेक्टफुली अपनी जॉब कर सकूं? जोगिंदरनगर में मेरी ट्रेनिंग थी, वहां पे भी इन्होंने घुसने की कोशिश करी। मैंने एएसपी कांगड़ा को तुरंत कंप्लेन करी। डीएसपी कांगड़ा ने इनको, जितनी मुझे रिपोर्ट आई, इन्होंने डीएसपी कांगड़ा ने इन्हें बुलाया, पुलिस में बोला, हमने इनको बुलाया था, इनको समझा दिया है, वार्निंग दे दी है कि ये आपको जो है आप फॉलो नहीं करेंगे, तंग नहीं करेंगे, उस हिसाब से आप चिंता ना कीजिए। 15 दिन जब तक विधानसभा थी तब तक माहौल शांत रहा और विधानसभा खत्म होने के बाद ही मैं हमीरपुर में थी। हमीरपुर में मेरी
ट्रेनिंग चली हुई थी तकरीबन 1 महीना। तो अभी 1.5-2 हफ्ते पहले इन्होंने क्या किया कि ट्रांजिट का बहाना लेके सर्किट हाउस में हमीरपुर में रात को वहां पे आ गए। इनका पीए, इनका पीएसओ मेरी खिड़की के बाहर सर्वेलेंस करते रहे। मतलब मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ, ये देख लीजिए आप। खिड़की के बाहर सर्वेलेंस करते रहे कि मैडम का रूम नंबर कौन सा है। जब उन दोनों ने देख लिया कि मैडम 103 कमरे में रह रही हैं, उसके बाद से श्रीमान जी रात को लगभग 11 बजे से लेके 1 बजे तक मेरी खिड़की के नीचे जोर जोर से सिगरेटों पे सिगरेटें और जोर जोर से फोन पे बात कर रहे हैं। हाँ, तू 7,000 बंदा लेकर आ जा, तू ऐसा कर ले। कौन सा प्रतिष्ठित और सभ्य व्यक्ति अपनी पत्नी को डराता है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। अगर वो इतना सीधा और सभ्य व्यक्ति है तो ये कौन सा तरीका है। जब रात को 1 बजे, मैं उस रात सो नहीं पाई, मैं 1 बजे मेरे कमरे के बाहर जोर जोर से दरवाजा खटखटाया जाता है कि जैसे खोल। मैंने नहीं खोला, मैंने तुरंत एएसपी कांगड़ा को, एएसपी हमीरपुर को मैंने पहले ही बता दिया था। मुझे एएसपी साहब ने कहा कि कुछ भी होगा तो आप मुझे बता देना। जोर से दरवाजा बजा और फिर मैं डर गई, मैं सहम गई और फिर उसके बाद वो चले गए वहां से। सुबह हाथ में पट्टी बंधी हुई थी, ये बोल के कि मेरा हाल तो पूछ लो। 2 दिन बाद वो पट्टी गायब। तो क्या नौटंकी करना भी इसमें, मतलब ये इस पेशे में है। सवाल मेरा बस इतना सा है कि क्या अगर एक औरत किसी व्यक्ति को, चाहे वो उसका हस्बैंड ही क्यों ना हो, अगर किसी चीज के लिए मना कर रही है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती बिकॉज ऑफ द रीजंस जो कि साफ साफ है, प्रताड़ना हुई है, पहले सब कुछ हुआ है, सब जानते हैं, तो क्या एक औरत को समय लेने का अधिकार नहीं? क्या एक औरत को सोचने का अधिकार नहीं? क्या एक औरत उस पशु की तरह है जो खूंटे से बांध दी गई है और अगर वो पशु कहीं चला जाए चरने तो उसे हाँक के वापस। मैंने एफआईआर वापस ले ली। उस वक्त मेरे एक मीडिया बाइट आई थी जहां पे मैंने ये कहा था कि मैं मेंटल पीस को प्रायोरिटी देती हूँ और मैं इस तूफान को अभी हैंडल नहीं कर सकती। श्रीमान जी ने मैसेज भिजवाया था कि 10 साल तक डिवोर्स में लटकाऊंगा अगर एफआईआर करेगी। मैं म्यूचुअल सेपरेशन के लिए तैयार हूँ। मैं आप सभी को बता दूं, शादी के 1 साल तक हम लोग डिवोर्स के लिए फाइल नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द लॉ। इसीलिए हम लोग लीगल सेपरेशन नाम का एक शब्द है जिसको हम अप्लाई करते हैं। ये बात वहां से मेरे दिमाग में डाली गई कि म्यूचुअल सेपरेशन के लिए मैं रेडी हूं, अपना सहयोग दूंगा और हम इस चीज से आराम से भली भांति अलग हो जाएंगे। बट ये सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव बिल्ड करने के लिए था, क्योंकि वहां से एफआईआर की तलवार उनके ऊपर से हट गई थी और अब आगे जो उन्होंने किया वो किया शांत रहने का काम। मीडिया में 2 दिन बाद ही एक न्यूज आई थी कि अब आया है, श्रीमान जी की स्टेटमेंट आई है और वो स्टेटमेंट ये थी कि ओशन भी मुझे मेंटल टॉर्चर करती है। आप सभी ने सुना भी होगा, देखा भी होगा अखबारों में। ओशन मुझे मेंटल टॉर्चर करती है, मेरे परिवार पे दबाव बनाती है और मुझे मेंटली भी परेशान करती है। लेकिन मैं अभी भी, ये पारिवारिक मामला है और इसे मनाने में लगा हुआ हूँ, सुलझाने में लगा हुआ हूँ। इस विषय के लिए आई हूँ, वो कोई पुरुष या औरत की लड़ाई का विषय नहीं है। वो विषय नीति और अनीति का है। वो विषय मेरे साथ इतने समय में हुई अनीतियां, इतने अत्याचार, इतना आतंक, इतना अन्याय, उन विषयों को लेके। जून में जब मेरा किस्सा बाहर आया तो बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमारा हिमाचल देवभूमि किसी वजह से है। यहाँ लोग औरतों की पीड़ा को समझते हैं। यहाँ लड़कियों को देवियों की तरह पूजा जाता है। लोगों ने बहुत समर्थन दिया। लेकिन जिस मोमेंट सिचुएशन ऐसी हुई कि मैंने एफआईआर वापस ले ली श्रीमान जी के अगेंस्ट, उसी मोमेंट नैरेटिव ऐसा बिल्ड हो गया जैसे अच्छाई की जीत हो गई है बुराई पे। जय श्री राम के नारे लगने लगे फेसबुक पे। मुझे गंदी से गंदी गालियां दी गई। त्योहार मनाए गए कि एफआईआर वापस हो गई है तो अब बाजी जीत गए हैं, और उसके बाद तैयारी हो गई सारी की सारी शुरू घर वापसी की। एफआईआर वापस लेने का सबसे बड़ा मेरा कारण 2 थे। पहला कारण,
जिस दिन एफआईआर होनी थी उसके एक दिन पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमारा हिमाचल देवभूमि किसी वजह से है। यहाँ लोग औरतों की पीड़ा को समझते हैं, यहाँ लड़कियों को देवियों की तरह पूजा जाता है। लोगों ने बहुत समर्थन दिया, लेकिन जिस मोमेंट सिचुएशन ऐसी हुई कि मैंने एफआईआर वापस ले ली श्रीमान जी के अगेंस्ट, उसी मोमेंट नैरेटिव ऐसा बिल्ड हो गया जैसे अच्छाई की जीत हो गई है बुराई पे। जय श्री राम के नारे लगने लगे फेसबुक पे, मुझे गंदी से गंदी गालियां दी गई, त्योहार मनाए गए कि एफआईआर वापस हो गई है तो अब बाजी जीत गए हैं, और उसके बाद तैयारी हो गई सारी की सारी शुरू घर वापसी की। एफआईआर वापस लेने का सबसे बड़ा मेरा कारण दो थे। पहला कारण, जिस दिन एफआईआर होनी थी उसके एक दिन पहले श्रीमान जी की बुजुर्ग नानी और इनकी जो चाची, वो दोनों मेरे घर आए। उन्होंने मेरे परिवार से बहुत रिक्वेस्ट करी, वो रोए कि हमारा इकलौता लड़का है, या वो शायद कहना चाहते थे हमारा इकलौता राजनीतिक लड़का है, क्योंकि उनके बच्चे तो और भी हैं। ये एक बात रही, मैं किसी के आंसू नहीं देख सकती। दूसरी बात, मुझे पुलिस अथॉरिटीज से ये मैसेज आया है कि आपके श्रीमान जी ने ये मैसेज भिजवाया है कि अगर एफआईआर करेगी तो 10 साल लटकाऊंगा। श्रीमान जी लॉ ग्रेजुएट हैं, वो भली भांति जानते हैं कि बातों को किस प्रकार से मैनिपुलेट करना है, साथ ही में राजनेता भी हैं। इन दो स्टेटमेंट्स को सुनने के बाद कहीं ना कहीं मैं इस तरह की सिचुएशन में आई कि मुझे एफआईआर वापस लेने लगी, मुझे लेनी पड़ी, क्योंकि मैं किसी की रोजी रोटी पे लात मारना ये मेरे संस्कार नहीं है। बैठकर गौर से देखा है कि मेरे साथ हुआ क्या है, और ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, मैंने ये भी जान लिया है। इस दौरान में हिमाचल की इतनी बेटियों के मुझे मैसेज आए, इतनी लड़कियों के, इतनी मेरी बहनों के मुझे मैसेजेस आए हैं कि उनके साथ घरेलू हिंसा किस हद तक होती है, उनके साथ क्रूअलिटी किस हद तक होती है, उनके साथ उनके पति या जो इन लॉज हैं वो किस हिसाब से उनको मेंटल टॉर्चर करते हैं, हरास करते हैं। और सबसे ज़्यादा पीड़ित वो महिलाएं हैं जिनके छोटे छोटे बच्चियां हैं, जिनके लालन पोषण के लिए उनके पति जो हैं वो अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, और उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि ना ही वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं। वो महिलाएं सिर्फ और सिर्फ ये सोच के उस घर में रह जाती हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मर्जी जाओ, अब बचा ही क्या है, क्योंकि डर ही नहीं है, डर ही किसी बात करने की कोई उनको कोई बोलेगा। आई अपील टू ऑनरेबल सीएम एंड पीएम, प्लीज इस प्रकार का जो पावर अब्यूज है उसे रोका जाए, चाहे वो धर्मशाला में है, चाहे वो हिमाचल में है, चाहे वो कहीं पे भी है। और एक और बात, आई अपील टू पब्लिक एज वेल, कि एक औरत बहुत कुछ सोच के समाज में सामने आती है, तो जब वो बोलने की हिम्मत रखती है तो आप उसकी इस हिम्मत को तोड़े ना। जब ये इंसिडेंट हुआ था तो उस समय लोगों ने कहा कि पहले मार खाई थी तो पहले क्यों नहीं बोले, फिर लोगों ने कहा कि अब मार खाई है तो अब वापस क्यों नहीं जाते। मतलब हर सिचुएशन में एक औरत को ही कॉम्प्रोमाइज के लिए बोला जाता है, एक औरत को ही एडजस्टमेंट के लिए बोला जाता है। बट रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, ये स्टोरी औरत पुरुष की लड़ाई की नहीं है सर, ये गलत को गलत बोलने की है, नीति और अनीति की है। जितना हक श्रीमान को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का है, क्योंकि मैं उनको जाके परेशान नहीं कर रही हूँ, मैं उनको प्रेमिसेस में जाके एंट्री नहीं कर रही हूँ उनकी, वो जहाँ भी वो मीटिंग्स ले रहे हैं या जो कर रहे हैं, मैं रात को जाके उनके दरवाजे नहीं बजा रही हूँ। तो मेरे साथ भी ये नहीं होना चाहिए, मेरे साथ क्या किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। तो मेरी बस इतनी सी अपील है, सभी जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो इस प्रकार के पावर अब्यूज को रोक सकते हैं तो जरूर रोके, क्योंकि हम बहुत गलत मैसेज जो है वो समाज में दे रहे हैं। क्योंकि ये लोग चलो मैं औरों की बात नहीं करूंगी, श्रीमान जी दुनिया में जाके अच्छा चेहरा दिखाते हैं, लेकिन पीठ पीछे जो चीजें मेरे साथ हो रही है अगर मैं ये नहीं बोलूंगी तो मेरा पर्पस डिफीट है हर चीज का। और जहां तक बात है कोर्ट की, तो कोर्ट में ठीक है चीजें जा रही है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है फैसला मेरे लिए आ रहा था, वैसे ही मैं जानती हूँ देर सवेर हाई कोर्ट में भी आएगा, मैं जानती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है।
जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं जानती हूँ कि वो देर सवेर फैसला होगा, लेकिन फिर समाज के सामने सच्चाई खुल के रखते हैं ना। पीछे से नैरेटिव कुछ और है, आगे से कुछ और है, सब कुछ मैनेज है, क्योंकि मैं तो आज अकेली हूं यहाँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिलीज के बाद मैं जानती हूँ महाशय की सारी टीम जो है वो लग जाएगी इस चीज को संभालने में। कई लोग मुझे गालियां देना फिर शुरू करेंगे, पर मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि जब इस बार आप गालियां लिखें तो प्लीज एक बार अपनी माँ का चेहरा जरूर याद रखना। इस बार आप गालियां लिखें तो अपनी बेटी का चेहरा जरूर याद रखना कि मेरी जगह आपकी बेटी भी हो सकती थी। मेरा जब फिजिकल अब्यूज खत्म हो गया तो साइकोलॉजिकल अब्यूज शुरू हो गया। मेरी शादी की वीडियोस, मेरी पुरानी नई वीडियोस जनाब अपने दोस्तों के थ्रू यूट्यूब चैनल पे लॉन्च कर रहे हैं। क्यों? क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये एक सभ्य इंसान को शोभा नहीं देता। तो इन दी एंड इस कॉन्फ्रेंस को विराम करते हुए मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, आई अपील टू द सीएम ऑल्सो, इस प्रकार के पावर अब्यूज को रोका जाए।